नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा स्वस्थ जीवन का मार्ग योग, और इस विषय में हम अधिक बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्री गोपाल दास जी, जो योग प्रशिक्षक हैं, और हमारी आज की योग प्रदर्शिका रहेंगी सुश्री कमलेश कुमारी जी, जो आपको बताएगी, समय समय पर बताएंगी कि किस तरह से कौन सी योगिक क्रिया करनी है, किस तरह से करनी है। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, हम बात करते हैं कि योग की, तो योग को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? और आज के समय में हम देखते हैं कि इसकी उपयोगिता है, स्वास्थ्य के लिए इसके लाभ हैं, स्वास्थ्य लाभ है, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं और बाकी सारी चीज़ें कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि आपने कहा, स्वास्थ्य के लिए योग की क्या उपयोगिता हो सकती है जी। मैं उसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है, हम जो अर्थ लेते हैं वो है स्व में स्थापना होना, स्व में स्थापित अपने आप को करना। तो ये सबसे पहले हमारे को ये जो स्थापना करनी है ये कैसे करनी है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे को स्व को समझना होगा। स्व क्या होता है कि हमारे को हमारे होने का जो एहसास होता है उसको स्व की भावना कहते हैं। जो आपको फील हो रहा है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, उस एग्जिस्टेंस को जो हम फील कर पा रहे हैं वो होता है स्व। यहाँ से स्व की यात्रा शुरू होती है। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो संसार में जब आता है तो जब उसको अपने होने की अनुभूति जब होती है जी। और उस अनुभूति जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, उस अनुभूति के साथ क्या होता है, जैसे जैसे वो और प्रकाशित होती रहती है और बढ़ती रहती है, तो वो आसपास की चीज़ों को समझने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा या उसकी बुद्धि जो विकसित होती जाएगी, तो आसपास की चीज़ों को समझेगा, ग्रैस्प करेगा कि मेरे आसपास क्या घट रहा है, चीज़ों को समझेगा, फिर उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक चेतना का स्तर बढ़ता रहता है, हमारे जीवन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी बढ़ती जाती है। वैचारिक जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो जैसे बच्चा होता है जो विचार करता है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ नहीं मिलते हैं जी। जैसे या जो उसको एजुकेशन जिस तरह की दी जाती है उसके साथ मैच नहीं करते हैं। क्योंकि एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलना है जी। तो अब अगर हमेशा सच बोले तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुसीबत में भी पाता है। बीच में कई बार ऐसा होता है कि मुसीबत में पाता है सच के कारण। तो और जब वो देखता है अपने आसपास के माहौल में कि मेरे से जो बड़े हैं वो भी झूठ बोले या इस तरह की चीज़ों में लिप्त है और सिखाया उसको कुछ और जा रहा है, जो उसको नैतिक जो एक शिक्षा दी जा रही है वो कुछ और है, तो वहाँ पे जो डिफरेंस पैदा होता है, एक मन में एक विकार पैदा होता है। ये विकार धीरे धीरे चल के आगे हमारा ये मानसिक तनाव में भी डेवलप हो सकता है या किसी तरह की शारीरिक विकृति भी इससे आ सकती है। क्योंकि क्या होता है कि मन जो है वो हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक केंद्र है। उसको दोनों को आपस में एक किस तरह से उसको स्थापित करना है, उसका एक माध्यम होता है। तो कोई भी चीज़ होती है मन से शुरू होती है, शरीर तक वो आ सकती है। शारीरिक रोग भी काफ़ी हद तक इससे संबंधित है। अब इसमें योग का क्या इसमें रोल हो सकता है, ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। क्योंकि जो योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी थी, ये महर्षि पतंजलि एक हुए दूसरी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा था। तो उसमें उन्होंने परिभाषा दी है योगश्चित्त वृत्ति निरोधन। जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, जो भी हम सोचते हैं या आसपास से जो भी कुछ ग्रैस्प कर रहे हैं, ये 5 तरह की होती हैं। तो उसकी जो वृत्तियां हैं उनको रोकना या उनको कंट्रोल करना, तो उसके लिए एक मार्ग उन्होंने बनाया है। इसको अष्टांग योग भी बोलते हैं। और जी सर, एक बार अगर हम योग की बात भी करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे इसमें व्यायाम होते हैं, कुछ श्वास से रिलेटेड अभ्यास हैं जिन्हें प्राणायाम कहते हैं। तो ये किस तरह से जो बाकी जो हम परंपरागत तौर पे जो हम व्यायाम करते थे या बाकी अभ्यास करते थे, तो उससे किस तरह से भिन्न है योग? जैसे और तरह के व्यायाम आप बोल रहे हैं, मान लो जैसे हम जिम में जाते हैं तो उसमें पावर लिफ्टिंग होती है या बहुत तरह के डंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वेट का प्रयोग किया जाता है, उससे भिन्न होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से भिन्न होता है। देखो, ये जो यात्रा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अपने आप को 100 में मतलब स्थापित करना है, तो उसको स्थापित करने की एक यात्रा होती है। और ये जो होता है इसमें जैसे श्वास का एक रोल होता है। श्वास हमारे मन और बॉडी को
कनेक्ट करता है। जिस तरह से मन हमारे आत्मा और शरीर को कनेक्ट करता है, उसी तरह से जो श्वास होता है वो हमारी बॉडी और शरीर हमारे मन और शरीर को कनेक्ट करता है। तो उसके बीच का कनेक्शन ठीक हो, उसके लिए इस तरह के अभ्यास योग में डेवलप किए गए हैं। जैसे आसन होते हैं, तो इसको ज़्यादातर आसन क्या होता है, श्वास के साथ करते हैं, और इसमें क्या होता है, श्वास को शांत करने की कोशिश की जाती है। और आप जैसे जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं, रिगरस एक्सरसाइजेज होती है, उसमें श्वास बहुत तेज होता है, या फिर श्वास का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, उसमें स्ट्रेंथ का ज़्यादा रोल होता है। जी, तो सर हम इसी विषय में हम आगे आएंगे। जैसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम भी होते हैं इसमें, क्योंकि योग के अंदर कुछ पहले वार्म अप के लिए भी कुछ एक्सरसाइज हैं। तो आप कृपया ये बताएं कि कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं और हमारी जो प्रदर्शिका है वो इन्हें दिखा सकें। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले तो आप, क्योंकि देखो सूक्ष्म व्यायाम का मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रूरी होते हैं। जब भी कोई आप योगाभ्यास करते हैं, उसको शुरू करने से पहले सूक्ष्म व्यायामों का करना ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी जो प्रॉपरली वार्म अप हो जाए, हमारे जो जोड़ है वो अच्छे से काम करना शुरू कर दे, और उसके बाद जो हम स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी है उसको करें। तो सबसे पहले इसमें आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पैरों से अगर आप शुरुआत करते हैं, पैरों को सामने फैला लिया और फिर पैरों को रोटेट कर लिया, पैरों को रोटेट करना है। ये जो है, इससे आपकी जो काफ मसल है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। आपकी फ्लेंजेस जो होती हैं, आपके ये जो पैर के जितनी भी मांसपेशियाँ होती है या बोन्स होती है, वो इससे बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं जी। इसके बाद जैसे, पर इसमें एक ध्यान रखना है, जैसे आपने जैसे ये कमलेश जी अभी कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको दोनों तरफ को करना है, एक साइड को नहीं करना है। मान लो आपने 5 बार एक साइड कर लिया, तो 5 बार दूसरी साइड भी करना है। उसके बाद जैसे घुटनों के लिए कर लिया कुछ, ताकि आपके घुटने जो है वो भी आप कोई भी आसन करें तो वो उसमें कोई किसी तरह की कोई इंजरी ना हो जी। आजकल घुटने की जो समस्या है बिल्कुल आम बन चुकी है, तो उनको स्वस्थ कैसे रखना है, अगर आपके घुटने पहले से हेल्दी है तो उनकी हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है जी। तो जैसे रोटेशंस होती है, इसमें पहले एक पैर से कर लिया, फिर दूसरे पैर से घुटने से कर लिया, तो रोटेशन को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ को करना है, एक साइड को ना करके इसको दोनों तरफ को करना है जी। और जैसे सर हम देखते भी हैं कि ओल्ड एज में जो है आर्थराइटिस वगैरह की समस्याएं आ जाती हैं, हाँ जी, क्या वो लोग भी इस क्रिया को कर सकते हैं? ये सभी के लिए है, कोई भी इसको कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है जी। और मैं यहाँ पे अभी जो हम अभ्यास करेंगे वो ज़्यादातर इसी तरह के अभ्यास होंगे जिस पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो आप अगर इसके थेरेपेटिक इसके वो देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आसन ऐसे होते हैं वो नहीं करने होते हैं जी। चलिए, तो इसके बाद जैसे रोटेशन अब ये पैरों के लिए हो गई, और इसके बाद जैसे खड़े हो गए, थोड़ा कमर के लिए कर लिया, है ना, आपके हिप जॉइंट्स का फ्लेक्सिबल होना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, इसको क्लॉकवाइज कर लिया, फिर उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज, पर ये ध्यान रखना है, मैं इसको फिर भी बार बार दोहरा रहा हूँ, जैसा मान लो अगर आपने 10 बार क्लॉकवाइज किया है ना, तो 10 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, दोनों तरफ को इसको करना है। और ये जो है, इससे क्या होता है, हमारा मैक्सिमम क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमर के इस वाले एरिया में होती है ना, और ये वाला एरिया जो है वो इसका फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जी, ताकि वो जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली आप उसको डाइवर्ट कर सके अन्य जो शरीर के भाग हैं उसकी तरफ को भी। और उसके बाद जैसे शोल्डर रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, खासकर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, मैंने बहुत केसेस में ऐसे देखा है, जो लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो उनके गर्दन में दर्द हो जाती है जी। तो उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर लिया। शोल्डर्स का खासकर ये बहुत ज़रूरी है जी, है ना। मैक्सिमम लोग जो है इस तरह के कामों में रहते हैं कि ऑफिस गोइंग पीपल होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। शोल्डर रोटेशन हो गया, इसमें इसी में आप जैसे हमारे बाजू है, इसी में एक हेल्पफुल और भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाजुओं को सामने करके हाथों को थोड़ा जैसे हाँ इस तरह से कर लिया, तो ये आपके जितने भी आर्म्स की जो मसल्स है, बोन्स है, उनको अच्छा रखता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया अभी, जो साइटिका की जो दिक्कत होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है।
और ये सूक्ष्म व्यायाम कितने समय तक जनरली करने पड़ते हैं सर? अगर कोई शुरुआत कर रहा है योग जो सीख रहा है या शुरू करना चाहता है, अपनी दिनचर्या में इन्हें शामिल करना चाहता है, तो कितना समय तक आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो इन सूक्ष्म व्यायामों को पहले करे बाकी आसनों को करने से? 10 to 15 मिनट इसको ज़रूर करना चाहिए, और इसमें कोशिश करनी चाहिए आपके सारे बॉडी पार्ट्स इसमें कवर हो जाए। जैसे अब नेक रोटेशन है, नेक रोटेशन भी इसमें किया जा सकता है। बॉडी पार्ट्स को, या जितने भी जॉइंट्स हैं ना जी बॉडी के, उनको रोटेट करना ज़रूरी है, उनको हल्का फुल्का स्ट्रेच करना ज़रूरी है जी ताकि आपको चोट लगने का खतरा ना रहे। बाकी उसके बाद जो योगाभ्यास आता है वो फिर उसके बाद में जितने जो आसन वगैरह है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जी। और जो सर ये गर्दन की रोटेशन है, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे आजकल लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, क्या वो लोग भी करें? और स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें फॉरवर्ड, जैसे इनका गर्दन जो जा रही है ना उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, मतलब आगे नहीं लेके जाना है, उसको सिर्फ हाफ करना है। ये करके बताएंगे अभी कितना करना है जी हाफ करके, ये जी। इस तरह से इसको हाफ घुमाना है, आधा घुमाना है। जी हाँ, और इसमें जैसे इससे पहले वाली जो अभी इन्होंने किया था हाथ वाला, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है जी और इसके बाद एक जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में आपने सुना होगा जी वो अभ्यास जो है वो सभी के लिए है, सभी लोग उसको कर सकते हैं। इसमें जी। थोड़ा सा एक चीज़ का कुछ एक लिमिट्स इसकी मैं आपको बता देता हूँ। जिनको जैसे कमर में दर्द है, साइटिका की जिनको प्रॉब्लम है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें अवॉइड करें जी ना। सूर्य नमस्कार होता है, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली ये जो सूर्य नमस्कार है ये तंत्र की एक प्रैक्टिस है, तंत्र से आया है। योग और तंत्र आपस में दोनों का एक मिला जुला वो है, क्योंकि योग का ओरिजिन जो है वो तंत्र से ही माना जाता है। तो ये तंत्र की प्रैक्टिस है, ये हमारी जो ऊर्जा है उसके स्तर को बढ़ाने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए, जो उसके ऊपर के जो केंद्र होते हैं वहाँ की तरफ को फोकस करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रिया होती है। इसको एज ए आध्यात्मिक क्रिया पहले किया जाता था, फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ कि एक जैसे जैसे योग जो है सामान्य जनों में फैलने लगा, क्योंकि ये पहले जो प्रैक्टिस की जाती थी वो प्रैक्टिस की जाती थी सिर्फ जो अध्यात्म की खोज में या मोक्ष प्राप्ति वगैरह उसके लिए किया जाता था। तो ये गुफाओं में, कंदराओं में या ऐसे स्थानों में किया जाता था जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता था, इस तरह से किया जाता था। परंतु आज जो है ये बिल्कुल सामान्य हो चुका है, सारे लोग कर रहे हैं और इसकी उपयोगिता तो हर जगह आपने देखा होगा। देखो इसमें सूर्य नमस्कार में भी जैसे कुछ एक इसमें अगर आप स्टेप्स भी बता दें हमारे दर्शकों जैसे को। जी हाँ, ये जैसे कर रहे हैं अभी इसमें विपाद हस्तासन इन्होंने किया, तो ये आपके ये जो बैकबोन होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ये अभी कर रहे हैं इसमें आपका पेट की पूरा इसमें वो हो रहा है और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये वाला स्टेप। और नेक्स्ट जो इन्होंने किया डाउन डॉग पोज, ये भी पूरा शरीर को हाँ इस तरह से। और फिर जैसे भुजंगासन ये अभी कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन के लिए, बैकबोन के लिए, पूरी बॉडी के लिए और पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे आप जो कुछ खा रहे हैं उसको अगर आपने पचाना है तो उसके लिए ये मतलब ओवरऑल ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। हर तरीके से आप इसको जो एक स्वस्थ आदमी है वो उसको कर सकता है। दिन में 15 से 20 राउंड अगर इसके हो जाएं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ 5-7 राउंड अगर करते हैं 12-12 स्टेप्स के तो वो भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, इसको श्वास के साथ भी कर सकते हैं और अगर आप इसको श्वास के साथ अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। जैसे अभी इसको हम एक बार करेंगे। जैसे पहला स्टेप होता है, फिर जब दूसरा स्टेप आप जाएंगे तो उसमें आपको श्वास भरना है, उसमें इनहेल किया, और जो ये थर्ड स्टेप इसका आएगा इसमें श्वास को बाहर छोड़ना है और नीचे की हाँ नीचे जब जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें इनहेल करना है, श्वास को अंदर भरना है, और फिर नेक्स्ट जो डाउन डॉग पोज है इसमें श्वास को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ के इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें श्वास को रोक के रखना है, रिटेन करना है। ये एक तरह से श्वास की एक्सरसाइज भी हो रही है। इसके बाद श्वास को भरते हुए भुजंगासन में जाना है और इसके बाद फिर से एक्सेल करना है, बाहर निकालना है श्वास को हाँ। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें श्वास को भर के और नेक्स्ट में इसको श्वास को छोड़ना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इनहेल किया और फिर एक्सेल। तो इस तरह से ये सूर्य नमस्कार रहता है और एक तरह से पूरे एक स्वास्थ्य के लिए एक कंप्लीट पैकेज है हाँ। और ये जो है अब
चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी वो हो, आपको मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य नमस्कार। आप अपनी बॉडी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं जी। तो सर इसके बाद हम जानेंगे कि जैसे कि इस जो आसन भी है, अगर कोई बिगिनर है या तो जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वे तो आसन करते ही हैं अपने हिसाब से जैसा उनको लगता है, जैसे वो ट्रेंड है। तो सर जो नए तरीके से लोग करना चाहते हैं, जैसे हमारे दर्शक हैं जो कुछ नहीं करते होंगे, तो उनके लिए अब जैसे हमने पहले आपका वार्म अप एक्सरसाइजेस कर ली, उसके बाद सर अब आसन कौन कौन से आप बताएंगे कि जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, 2 से 4 आसन? जी ठीक है सर। इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक ताड़ आसन होता है, वो बहुत अच्छा होता है जी। ताड़ आसन में क्या होता है कि एक तो फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है जी। और लंग्स के लिए, श्वास के से संबंधित किसी को अगर कोई समस्या हो या समस्या नहीं भी है तो ये कम से कम आपके जो लंग्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। तो इसमें क्या करते हैं, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, जितना हो सके उतना बॉडी को स्ट्रेच करना है ताकि आपका पूरा जो आपको हर एक बॉडी पार्ट है उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील हो। जी। और श्वास की किस तरह से क्रिया रहती है सर? श्वास इसमें सामान्य रखना है। वैसे इसको जब ऊपर की जैसे हम शरीर को पहले तानना शुरू करते हैं तो श्वास को अंदर भरते हैं जी। श्वास को अंदर भरा, फिर एक बार अंदर भर के फिर इसमें सामान्य रखना है श्वास को। फिर इसके बाद एक मान लो जैसे त्रिकोण आसन है, उसमें क्या होता है कि बॉडी की ट्विस्टिंग हो जाती है। आपके जितने भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी ऑर्गन्स है उनका एक तरह से जो क्योंकि क्या होता है उनको हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, परंतु इसमें क्या होता है वो भी शामिल हो जाता है, इससे इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर भी जी, है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर। तो ये त्रिकोण आसन, और ये इसके अलावा ये हमारे जो मसल्स है उनको उनसे जितनी भी तरह की जैसे थकान होती है उसको भी मतलब बाहर निकालने में मदद करता है त्रिकोण आसन। हाँ, और ये भी सर कितने समय तक करना चाहिए रोज़, अगर हम बात करें दिनचर्या के हिसाब से? इसमें आसनों का अभ्यास तो आप वैसे अगर आप 45 मिनट से 1 घंटे तक करते हैं तो अच्छा रहता है, परंतु जैसे आजकल क्या होता है टाइम की कमी थोड़ी लोगों के पास मैंने देखा है, देखते हैं हम कि दिनचर्या भी भाग दौड़ वाली है, हाँ लोग जी, जा हाँ जी, रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें छूट दी जा सकती है कि इसको आधे घंटे में भी आप कवर कर सकते हैं। मतलब पर आपने क्या करना है कि कोई आसन अगर आप कर रहे हैं ना तो उसको कुछ टाइम तक करना है। मतलब चाहे आपके 4-5 ही आसन आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस में, पर उनको फिर अच्छे से करना है, कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक एक आसन में, और एक आसन की कम से कम 3 से 4 वृत्तियाँ आपने ज़रूर करनी है। एक इसमें मैं आपको ये जो उत्कट आसन होता है, चेयर पोज जिसको बोलते हैं, जिसको किसी को घुटने की दिक्कत होती है या अगर उनको घुटने और थाइस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए या उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है इस तरह से। तो इसे किस तरह से करते हैं सर? जैसे अभी इन्होंने किया तो इसमें क्या होता है कि सामने आपके जो हाथ है पैरेलल टू योर शोल्डर्स रहने चाहिए, शोल्डर्स की सीध में, और फिर इस तरह से जैसे आप चेयर के ऊपर बैठते हो ना वही वाला पोस्चर बनाना है। हाँ, इस तरह से बॉडी को यहाँ पे रोक के रखना 2 से 3। और इसमें एक ध्यान रखना है आप ये, क्योंकि देखो हर एक आसन जो है उसका हम ध्यान में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जैसे सामने देख के और फिर ये। और इसके अलावा एक आसन होता है कोई जैसे कटी चक्र आसन होता है। इसमें क्या है, स्पाइन की ट्विस्टिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि स्पाइन से हमारा सारा कनेक्शन रहता है। ब्रेन को जितनी भी तरह के सिग्नल्स जाते हैं या उसका रिएक्शन जो आता है वो स्पाइन के थ्रू ही आता है। इसके अलावा इसमें से बहुत सारी नसें नाड़ियाँ जो जाती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही एक आवश्यक आसन है। इसमें क्या होता है, स्पाइन की ट्विस्ट आपने देखा होगा, जैसे जंगली जानवर जो होते हैं ना उनको किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि उनके एक तो शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है, खाने के लिए वो कहीं ना कहीं उनको भटकना पड़ता है सारा दिन, और दूसरा क्या आपने एक चीज़ देखना, उनकी स्पाइन जो है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जितनी फ्लेक्सिबल आपकी स्पाइन रहेगी उतना आप मतलब अपने आप को यंग महसूस करोगे, उतना आप ठीक रहोगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो स्पाइन का स्वस्थ रहना, जैसे बंदर होता है देखो इतने एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आराम से छलांग लगाता है, तो उसकी स्पाइन जो है सबसे स्वस्थ मानी जाती है। तो इसमें जैसे ये बहुत एक अच्छा आसन है, और भी इसमें आसन होते हैं, जैसे अभी हम आगे करेंगे एक भुजंगासन होता है वो भी। अभी जैसे एक वज्रासन होता है, इसको आप दैनिक अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं।
अपने घुटनों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, अपनी डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, और ये जो है एक अकेला एक आसन है। अदरवाइज़ आसनों का जो अभ्यास होता है वो हम सिर्फ खाने के पहले करते हैं, खाली पेट इसको करते हैं, पर ये वाला आसन एक ऐसा है, इसको खाने के बाद भी आप कर सकते हैं 10-15 मिनट। अगर आप टीवी देख रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आप इस आसन में बैठ के आराम से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, और जो भी आपका नॉर्मल और भी कोई दिनचर्या के जो भी आपके काम है वो इसमें जैसे कर सर सकते कुछ हैं। लोग जैसे इस आसन को करते भी हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पाँव का जो स्थिति है पीछे से वो किस तरह से रखनी है, क्योंकि कुछ लोग आड़े टेढ़े बैठ जाते हैं या कुछ तरीके से, तो सर कृपया वो भी बताएं। ठीक है, इसमें जैसे आपके जो अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे जो है मिले रहने चाहिए, और एड़ियाँ जो है वो साइड वाइज रहनी चाहिए, और उसके बीच में आपको बैठना है। तो इस तरह से, और इसमें स्पाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। वैसे इसमें ऑटोमेटिकली स्पाइन स्ट्रेट रहती है, अदरवाइज ये पोस्चर इतना सही नहीं आता। अब इसी में क्या होता है, जैसे वज्रासन है, इसी में एक और मैं आपको आसन बता देता हूँ जो डाइजेशन, क्योंकि पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं मैंने देखी हैं लोगों में। तो इसमें एक ये मंडूक आसन होता है। मंडूक आसन में क्या होता है, मुट्ठियों को बंद करके इस तरह से नाभि के दोनों तरफ को रखना होता है, और फिर सामने की तरफ जो है, हाँ इस तरह से, और ठोड़ी को कोशिश करनी है कि आपकी ठोड़ी जो है ज़मीन पे लग जाए या माथा ज़मीन पे लग जाए ना। तो ये एक इसका पूरा वो है। ये डाइजेशन, खासकर ये मधुमेह वाले जो आजकल पेशेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखता है जी। उसके साथ साथ जो छोटी आंत है या पेट की संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको स्वस्थ रखने के लिए बहुत एक अच्छा आसन है। इसके बाद एक और आसन है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन भी, इसको भी आप दैनिक अपनी जीवनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत ही एक अच्छा आसन माना जाता है। उष्ट्रासन में क्या है कि दोनों हाथों को इस तरह से एड़ियों पे रखना होता है, और फिर गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करना है, और पूरा आर्च करना है, बॉडी को पूरा तानना है। ये हार्ट से संबंधित किसी को कोई समस्या है तो वो इसको कर सकते हैं, या शुरुआती ब्लॉकेज वगैरह भी जिनको अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है जी। इससे क्या होता है, पूरा हमारी जो वेन्स है वो एक्टिव हो जाती है ना, और इसमें किसी भी तरह का अगर मान लो कोई क्लॉट वगैरह जमना शुरू हुआ हो तो वो भी ठीक हो जाता है जी उष्ट्रासन में जी। सर हम जैसे देखते भी हैं कि दिनचर्या में हम जैसे हम नॉर्मली पालती मार के बैठते हैं, तो हमने ऋषि मुनियों को भी देखा है एक पर्टिकुलर इसी तरह के आसन में, जिसे पद्मासन भी कहते हैं। सर उस आसन के बारे में बताएं, और उसका क्या क्या लाभ है और किस तरह से उसे किया जाए ताकि आम लोग जो हैं वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। पद्मासन के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है वैसे ध्यान की क्रिया के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और ध्यान के कुछ एक आसन होते हैं। इसमें जो एक घेरण संहिता है, इसमें इसके रेफरेंस भी मिलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये ध्यान के लिए 4 आसन इसमें प्रमुख बताए गए, उसमें से एक ये भी है। तो पद्मासन को वहाँ पे ऐसा भी कहा गया है, इसका जो एक मैं स्वास्थ्य लाभ भी एक बताता हूँ कि ये सब तरह के रोगों को नष्ट करने वाला होता है, और इसमें जितना टाइम हो सके आपने उतना टाइम इसमें बिताना है, जितना हो सके आपकी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इसमें इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते हैं कि जैसे और आसनों को ले रहे हैं ना, आप एक फिजिकल एस्पेक्ट से ले रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें आप जैसे देखेंगे तो एक तरह से हमारी एनर्जी को ये बाहर जाने से रोक रहा है, और जब बाहर जाने से जो रुकती है ना, हमारे जो कुछ एक ऊर्जा के बाहर की तरफ जाने के जो द्वार होते हैं, उनको दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, जब ऊर्जा इकट्ठी होने लग जाती है, संग्रहित होने लग जाती है, तो धीरे धीरे ऊपर के केंद्रों की तरफ वो चढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मान लो आपका कोई पानी का कोई टैंक है ना, तो उसका एक मुहाना होता है, वहाँ से वो पानी बाहर निकलता है। अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है और उसका स्तर जो है धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो ऊपर के चक्रों की तरफ, जैसे हमारा सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है मूलाधार से उठ के वो स्वाधिष्ठान तक आती है, फिर उसके बाद हमारा जो मणिपुर चक्र होता है वहाँ पे आती है, उसके बाद ये हार्ट सेंटर की तरफ को जाती है, फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र जो होता है वहाँ पे, उसके बाद जो एक सेंटर होता है आज्ञा चक्र वहाँ पे, उसके बाद सहस्त्रा की तरफ। तो अध्यात्म की तो सारी की सारी जो वो है फोकस है मेन, वो इसी बात के ऊपर है कि किस तरह से हमारी जो है एनर्जी ऊपर के केंद्रों की तरफ
प्रवाहित हो, क्योंकि जितना वो ऊपर की केंद्रों की तरफ जाएगी वो हमारे इंटेलेक्चुअल से जुड़े होते हैं या फिर इस तरह के उससे जुड़े होते हैं जो मोक्ष की, क्योंकि मेन मकसद जो है योग का वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ये जो है एक बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए आपने देखा होगा कोई ऋषि मुनि होगा या है ना, उनकी जो जितनी भी आपने पिक्चर्स देखी होगी तो ज़्यादातर इसी आसन में होती है, क्योंकि ये क्या करता है, पहले तो एनर्जी को लॉक करता है, उसके बाद क्या करता है, उसको ऊपर उठाने के लिए ये जो है निरंतर एक वो करता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है ध्यान लगाने के लिए। जी सर, जैसे कार्यक्रम का थोड़ा समय भी हो चला है तो आप कृपया जल्दी जल्दी थोड़ा हमें ये बता दें कि प्राणायाम कौन कौन से हैं जो आम जनमानस को दिनचर्या में अपने अपनाने चाहिए। कृपया 2-3 प्राणायाम। ठीक है, इसमें प्राणायामों में तो वैसे एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, वो सबसे बेस्ट है, पर इससे पहले एक क्रिया होती है कपालभाति शोधन क्रिया होती है, उसको करना जरूरी है ताकि आपका जो एक श्वास जो है वो सही तरीके से चल पड़े। ये कपालभाति क्या होता है, इसमें श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ना होता है। श्वास को बाहर छोड़ना है, उसको अंदर लेने का प्रयास नहीं करना है, जितना अंदर वो ऑटोमेटिकली जा रहा है उतना उसको जाने देना है और श्वास को बाहर छोड़ते रहना है फोर्सफुली, जितना फोर्स के साथ उसको बाहर छोड़ सके उतना फोर्स के साथ उसको बाहर छोड़ना है। कपालभाति से मतलब कपाल का शोधन करना। और कपाल का शोधन क्यों करना है, क्योंकि जो मस्तिष्क है यहीं पे हमारा वो सारा काम चलता है, जितना भी हमारे को ज़रूरत होती है किसी के साथ हमारे को किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है तो यहीं पे सब कुछ होता है। तो इसलिए कपाल का शोधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्रिया होती है शोधन क्रिया, षटकर्मों में ये आती है, तो इसको ज़रूर करें। इससे बहुत सारे जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं वो भी ठीक रहती हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये नहीं करनी चाहिए, पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं एक लिमिट में। फिर उसके बाद इसका जो एंटी एक वो होता है, जैसे इसमें चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया, ठंडे प्राणायाम जो होते हैं वो कर लिए। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने शुरू करना है प्राणायाम मुद्रा जो है सबसे पहले बनानी है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट 2 फिंगर्स इनको क्या करना है, आपका जो हाथ का रूट है ये जो इस पे आपको इस तरह से रखना है और फिर क्या करना है, जो आपका अंगूठा है राइट हैंड का, उससे जो है नॉस्ट्रल को बंद कर लेना है, राइट साइड को बंद कर लेना है। फिर लेफ्ट से श्वास को अंदर भरा और श्वास को भरने के बाद क्या करना है, उसको बंद करना है और फिर लेफ्ट से भरा था तो उसको राइट से छोड़ देना है। और जब राइट से आपने छोड़ दिया, राइट को खोलना है और फिर राइट से ही श्वास को अंदर भरना है, मतलब दाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भरना है और फिर दाईं नासिका को बंद करके फिर बाईं से उसको निकाल देना है और फिर इसके बाद फिर से बाएं से भरना है, श्वास को अंदर भरना है, फिर उसको बंद किया और फिर उसके बाद दाहिने से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस को करते रहना है ताकि आपका जो है एक इससे क्या होता है, हठ योग का तो आधार ही ये है कि इसमें 2 चीज़ें मानी गई है, हकार एक जो सूर्य नाड़ी है, ठकार मतलब चंद्र नाड़ी, इन दोनों में संयोग को स्थापित करना है या एकता को स्थापित करना है। ठीक है जी। तो सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारी योग प्रशिक्षिका कमलेश कुमारी जी ने करके दिखाया, तो उसके लिए आप दोनों को ही धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।